नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मिशन बंगाल के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिशन दिल्ली में जुट गई हैं और इसका उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर दिया है। यह ऐलान उन्होंने बंगाल के शहीद दिवस के कार्यक्रम में किया है। ये शहीद दिवस कार्यक्रम हर बार बंगाल तक सीमित रहता था, लेकिन 1993 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस गोली से हुई मौतों के खिलाफ हुआ यह कार्यक्रम इस साल राष्ट्रव्यापी स्वरूप वाला था और इसमें विपक्षी एकजुटता की नुमाइश भी थी, क्योंकि दिल्ली से दीदी के कार्यक्रम में कई बड़े विपक्षी नेता शामिल हुए थे। इसलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है, क्या ममता ने विपक्ष के चेहरे के तौर पर खुद को पेश कर दिया है? क्या ममता बनर्जी 2024 में मोदी को सीधी टक्कर देने के मूड में आ गई हैं? आज ममता बनर्जी ने चुन चुनकर कोविड से लेकर फोन जासूसी के मामलों पर मोदी सरकार को घेरा भी है, लेकिन क्या ममता को बीजेपी जवाब दे सकेगी? ममता की छांव में क्या आएगा विपक्ष? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद महत्वपूर्ण है। बहस की शुरुआत करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस आप देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में है। आज हमारा आजादी खतरा में है। आजादी को बीजेपी लोगों ने खतरे में डाला है। पेगासस नरेंद्र मोदी न विश्वास, पेगासस नरेंद्र मोदी न विश्वास। मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक तेवर देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर का उनका ये इरादा देख लीजिए। 1993 से जिस शहीद दिवस को ममता सिर्फ बंगाल का कार्यक्रम मान के चलती थी, वो इस साल राष्ट्रीय स्वरूप था। बंगाल के अलावा देश के 5 राज्यों यूपी, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और त्रिपुरा के 32 जिलों में ममता के शहीद दिवस के कार्यक्रम को बड़ी स्क्रीन पर सुना गया। ममता के भाषण का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। कोविड में आपका फेलियोर मनुमेंटल फेलियोर है। কোভিডে মনুমেন্টাল ফেলিওর হয়েছে আপনাদের জন্য 4 লক্ষ লোক মারা গেছে, কেউ একটা অক্সিজেন পর্যন্ত পায়নি। সেকেন্ড কোভিড আমরা কন্ট্রোল করতে পারতাম যদি সঠিক সময় ব্যবস্থা নিতাম। ইনস্টেড অফ টেকিং কেয়ার অফ কোভিড, সেকেন্ড কোভিড ইউ কেম অ্যাজ এ ডেলি প্যাসেঞ্জার এভরি ডে ইন বেঙ্গল टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। इस कार्यक्रम में टीएमसी के मुखपत्र की वो हेडलाइन भी दिखाई गई जिसका मजमून था चलो दिल्ली। कार्यक्रम को विपक्षी एकजुटता की जुटान की तरफ पेश करने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस से पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह, एनसीपी से शरद पवार और सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, डीएमके से त्रुचि शिवा, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, आरजेडी से मनोज झा और आप से संजय सिंह की मौजूदगी रही। तो इधर ममता के जवाब में दिल्ली में बीजेपी ने अपना दम दिखाया। राजनीतिक हिंसा में मारे गए अपने कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के नेता राजघाट पहुंचे और धरना दिया। 2019 में उन्होंने करके देख लिया है। 34 एमपी था, 22 में आ गए और हम बंगाल में 2 थे, 18 में आ गए हैं। तो इसीलिए उससे उनको शिक्षा लेना चाहिए कि मोदी से टकराना इतना आसान नहीं है। कुछ भ्रष्टाचारी, दुराचारी लोगों को लेकर के, मौका परस्त नेताओं को लेकर मोदी से लड़ना संभव नहीं है। देश की जनता मोदी पर भरोसा करता है। ममता के तेवर समझने वाली बीजेपी ममता को बंगाल में ही परास्त कर देना चाहती थी, लेकिन अब ममता पूरे विपक्ष की आवाज बनकर सीधे मैदान में आ डटी है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। ममता की छाव में क्या आएगा पूरा का पूरा विपक्ष? ममता बनर्जी ने 2024 के लिहाज से खुद को पेश तो कर दिया है, लेकिन बाकी विपक्षी दलों को उनका एकमात्र ये चेहरा क्या मंजूर होगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशते हैं और बहस की शुरुआत करते हुए अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर इस वक्त जुड़ चुके हैं। टीएमसी नेता मनोजीत मंडल हमारे साथ मौजूद हैं। आरएसएस के जानकार संगीत रागी को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रवक्ता जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता राजीव राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एनसीपी की ओर से प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत सौरभ सिकदर जी आपसे ही करते हुए, भारतीय जनता पार्टी हाई लोडेड वायरस है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। अब ऐसा 2024 में खेला होगा कि बीजेपी का खेला खत्म हो जाएगा। जमकर ममता बनर्जी ने हमला किया है आज भारतीय जनता पार्टी पर। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को आप? नहीं, देखिए बंगाली में कहावत है कि कभी कभी कूजो
चीत होए सवार शौक पाए, मतलब जिसके पीठ में कुंज है वो भी कभी कभी एकदम सीधा लेटना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी 2019 से पहले से ये ख्वाब देख रहे हैं ऑल इंडिया लीडर बनने का। 2019 में कलकत्ता का ब्रिगेड मैदान में उसने सबको बुला के पहले मीटिंग करवाया था, फिर फिश फ्राई खिलाया था। उसका नतीजा क्या हुआ? बंगाल में हमारा 18 MP जीत गया। और उसके बाद जो है अब ममता बनर्जी पूरे देश में जो अपना बंगाल तो उससे संभाला जाते नहीं है और पूरा देश को वो संभालने आ गए हैं। लेकिन जीत तो हासिल की है ना अभी 2021 के चुनाव में। बड़ी चुनौती तो आपके लिए बन ही गई है। वो 100 के आंकड़े को भी बीजेपी क्रॉस नहीं कर पाई बंगाल में, और यही दम दिखा रही है दीदी अब दिल्ली के लिए। हम 3 से 77 में आ गए हैं और 2.5 करोड़ से ऊपर लोग हमारे लिए वोट किया है। 2016 में 50 लाख लोग हमारे लिए वोट किया था। ठीक है, 2.5 करोड़ के ऊपर लोग हमें आशीर्वाद दिया है और इसको चुनौती समझ रहा है। ठीक है मोनूजीत मंडल जी, ठीक है मोनूजीत मंडल जी, काट के हांडी बार बार चढ़ती है क्या? क्योंकि जनवरी 2019 की वो तस्वीरें भी जेहन में ताजा हो जाती हैं जब कोलकाता में भव्य बड़ा सा जिस तरह का पोस्टर प्रदर्शन हुआ था, बड़े बड़े विपक्षी नेताओं के साथ जमकर हमला भी किया गया था। देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर मोदी और अगर ये कहा जा रहा था कि अगर ये जोड़ी आ जाती है अमित शाह और मोदी की तो फिर उससे देश का संविधान खत्म हो जाएगा। तमाम तरह की बातें हुई थी, लेकिन सर हुआ क्या? बीजेपी ने इतिहास बना दिया। अपने इतिहास में सबसे ज्यादा 303 सीटें और 353 सीटें एनडीए जीत कर आई। तो ऐसी बीजेपी से कैसे लड़ेगी एक क्षेत्रीय पार्टी? देखिए, मेरे जो मित्र है वो मुझे लगता था कि एक अच्छे प्रवक्ता है और थे शायद, लेकिन जिस तरह का मिसाल वो दे रहे हैं, जिस तरह का बयान उन्होंने ममता दी के बारे में किया है, ये बीजेपी पार्टी का जो एरोगेंस है, जो उनका अहंकार है वो दिख रहा है। क्योंकि उनका अभी डर लग रहा है। सबको पता है ममता दी आज से नहीं है, करीब करीब 30 साल से जातीय स्तर की एक नेता है। वो सब जब परहैप्स उन्होंने 4 पाए में चल रहे थे 84 में, तब ममता दी MP बनी थी सबसे ज्यादा कम उम्र में। उनको पता नहीं 91 92 में मिनिस्टर बन चुकी थी। उसके बाद 98 से लेकर 99 तक उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मंत्रक ने संभाला है, रेल मिनिस्ट्री भी संभाले थे। तो उनको पता नहीं है ममता दी का जो रीच है नेशनल लेवल में बहुत पहले से तैयार है। 90s में सब आप देख लीजिए, मोदी जी कहां पर थे? अडवाणी का राउत के पास में बगल में बैठे थे ना। अडवाणी को हवा मर रहे थे और अभी वो उस अडवाणी को हवा में निकाल दिया है। ठीक है, देखिए इस तरह का बात हम नहीं मानते। जो हम देखा है 2019 अलग मुद्दा था। अभी जो मुद्दा है देश की संविधान आज भी खतरे में है, लेकिन आज ये टेस्टेड है कि ममता दी बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, उनका जो एक मशीनरी है उनके खिलाफ एक बड़ा चेहरा है। 2019 में सबसे बड़ा गलती नहीं, मेरे को बात पूरा करने दीजिए 10 सेकेंड। 2019 में सबसे बड़ा गलती ऑपोजिशन ने जो किया था वो है कोई लीडर नहीं चुना था। इस बार साहब यही नहीं होगा, लीडर हम चुनेंगे और मोदी से भी बेहतर लीडर हम चुनेंगे कि वो देश को बिल्कुल तबाह करके रख। राजीव राय जी, समाजवादी पार्टी को क्या ममता बनर्जी का नेतृत्व 2024 के लिए स्वीकार होगा? चित्रा जी, इस समय अभी हम उत्तर प्रदेश में वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो आदरणीय ममता जी ने बंगाल में लड़ा, और हमारे लिए अगली लड़ाई 2022 की है। 2022 की लड़ाई उस सरकार से है जो कहती है बेशर्मी के साथ सदन में कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ही नहीं हुई। और मुझे आश्चर्य होता है कि अभी तक जो बाबा हमारे यहाँ हर बात पर मुकदमा FIR कर देते थे कि ये फर्जी न्यूज है, समाचार चैनलों पर, तमाम चैनलों पर अभी तक देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देश को पता समाचार चैनलों से ही चला कि देश में लोग ऑक्सीजन से तड़प रहे हैं और मर रहे हैं। तो जो हमारी लड़ाई है उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसी सरकार से निजात दिलाना जो सिर्फ नालायकी नहीं बेशर्मी की भी पराकाष्ठा पार कर गई। राजीव राय जी, जहां औरतों की 2019 का वही कोलकाता का मैदान जहां पर अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए थे, सतीश चंद्र मिश्रा वहां पर हुंकार भर रहे थे कि देखिए इसकी शुरुआत तो हो गई है 2019 के लिए। सपा बसपा ने हाथ मिला लिया है और बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजेगा उत्तर प्रदेश से। क्या हाल कर दिया बीजेपी ने आप लोगों का? वहां पर सपा को 5 सीटें आई और आपकी बदौलत आप लोग जो दावा करते हैं बीएसपी 10 सीटें जीत गई। तो ये तो हुंकार भरना अलग बात है, लेकिन जो तस्वीर, जो रियलिटी है उस पर बात करना अलहदा है ना। चित्रा जी
ना चित्रा जी, आप अगर आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी या बसपा का ही याद आता है तो तमाम ऐसे उदाहरण है। अभी बंगाल में भी गए थे, अब की बार 200 पार, पंजाब में भी गए थे, 2019 के बाद कितने चुनाव हो गए, वहां भी उनकी हालत देख लीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजनीति में अगर हम हौसले नहीं रखेंगे, राजनीति में लोगों को वक्त लगता है, जनता को वक्त लगता है। जिसके घर के लोग गुजर गए ना, मेरे गांव के बगल में 42 लोग 1 महीने में चले गए, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर कह दे कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है, रोजगार मिल गया। कल देखा लखनऊ की सड़कों पर उस बेटी को जिसने अपने रोजगार मांगा। कल ऑक्सीजन का मुद्दा नहीं चित्रा जी, 10 सेकेंड, सिर्फ ऑक्सीजन का मुद्दा नहीं है, यहाँ नौजवानों का मुद्दा है। कल हमारी बेटी को यहाँ जिसने योगी जी ने बड़े बड़े बैनरों में कहा था कि नौकरी लग गई है, यहाँ नौकरी मांगने आई तो उसको पुलिस वाले ने लाठी से मारकर हाथ तोड़ दिया, सारे चैनलों पर चला। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3-3, 4-4 नौजवान आत्महत्या करने लगे बेरोजगारी से। तो बात खाली ऑक्सीजन की नहीं है, हर फ्रंट पर जवाब ले लेते हैं सत्य प्रकाश। तो जवाब जनता देगी। जी, वो कह रहे हैं जनता जवाब देगी। एक तरफ ममता बनर्जी ने जो हुंकार भरी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ ही ऑक्सीजन का मुद्दा भी विपक्ष जमकर उठा रहा है आज। तो विपक्षी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की ये पूरी तैयारी है। चित्रा जी, आपने शुरुआत में ही कह दिया कि 2019 के पहले लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल में बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और शरद यादव जैसे लोग भी थे। आपको गठबंधन की राजनीति के थोड़े इतिहास में जाना पड़ेगा। गठबंधन की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 पार्टियों से शुरू की और 18 पार्टियों तक पहुंचाया। उसमें एक सकारात्मक राजनीति और मुद्दे की राजनीति की बात थी, नीतियों की राजनीति की बात थी। इनका गठबंधन क्षेत्र में होता नहीं। बंगाल का चुनाव होता है, कोई गठबंधन नहीं होता। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो बसपा और सपा मिल जाती है, कांग्रेस को दरकिनार कर देती है। दिल्ली का चुनाव होता है तो कांग्रेस के गोदी में बैठना तो केजरीवाल चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस दरकिनार कर देती है। तो इनका गठबंधन स्वार्थपूरित गठबंधन है। ये चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरह जो सरकार एनडीए की चल रही है उसके खिलाफ एक ऐसा मोर्चा बनाए, लेकिन इनमें सहमति नहीं होती। क्योंकि सहमति इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय नेता पर निर्भर करता है। कांग्रेस पार्टी क्या कभी इसको स्वीकार करेगी या अन्य विपक्षी दल क्या इसको स्वीकार करेंगे? वामपंथी दल है, बहुत सारे ऐसे दल हैं, इतने मेंढक हैं कि उछलते उछलते अचानक से बरसात में दिखेंगे आपको, लेकिन फिर अपने अपने कोने में दुबक जाएंगे। ये नकारात्मक राजनीति का जो ममता बनर्जी या अन्य पार्टियों का गठबंधन एक दिखाया जा रहा है कि ऐसा होगा। और अभी 3-4 साल है, 2024 आने में यही तो ममता बनर्जी कह रही है कि हमें इंतजार नहीं करना है 3 सालों का, शुरुआत अभी से करनी है। आज इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने। राजीव जी, आप अपनी बात बोलिएगा। स्वागत है। एनसीपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके बाद में संगीत जी फौरन आपके पास चित्रा जी बोल लीजिए। राजीव जी बताइए, जवाब दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, हमारे यहाँ आप जहाँ यूपी बिहार से आते हैं ना, हम लोगों इलाके में कहा जाता है सूप तो सूप चलनियो हंसे। वो हाल आप लोगों का है। आप लोग गठबंधन की राजनीति पर बात करते हैं, सारी पार्टियों में कमियां, सपा बसपा में कमी हो गई, रातों रात आप किस सिद्धांत के हिसाब से बदल देते हैं? आपको तो शर्म आना चाहिए। रातों रात सुबह जनता दल के साथ सरकार बनाया, शाम को भाजपा के साथ सरकार बनाया। मोदी के आगे 12 सिद्धांत, मोदी के सामने से थाली खींच लेंगे, मोदी को गले लगा देंगे, सत्ता के लिए कब किसके चरणों में गिर जाएंगे। आप बात करते हैं सत्य प्रकाश जी। अरे बात बोला ना, सुख तो सुख चलिए। आप सिद्धांत की बात करते हैं, आपका सिद्धांत रातों रात बेड बदल देने वाला, रातों रात चरणों पे गिर जाने वाला। आप बताइए कब किसके साथ रहेंगे मौसम वैज्ञानिक? आपको मालूम ही नहीं है कि किस। अरे आप सिद्धांत की बात मत करिए, लोग हंसेंगे। सिद्धांत की परिभाषा बदलनी पड़ेगी, सिद्धांत की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। मैरिज ऑफ कम्युनिटी है, कब किसके चरणों में गिर जाएंगे, कब किससे गले लपट जाएंगे, कब किसको धोखा देंगे। समाजवादी पार्टी का भी प्लीज, कोई किसी से अलग नहीं है। तो मैं से आगे बढ़ते हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आज जो कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई है मिशन दिल्ली के लिए, उसमें खुद शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले की मौजूदगी थी राजधानी दिल्ली में। तो नेतृत्व ममता बनर्जी का 2024 के लिए स्वीकार होगा क्या एनसीपी को? चित्रा जी, देखिए, जो अभी राजनीतिक हालात है और आने वाले जो 2-3 साल में जो राजनीतिक हालातों में परिवर्तन आना है, उसमें आप ये निश्चित जानिए कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सशक्त दूसरा मोर्चा जरूर खड़ा होगा। इस पर कहीं किसी प्रकार की कोई शक किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक हालात होते हैं वो मजबूर करते हैं राजनेताओं को भी और राजनीतिक दलों को। जैसे कि अभी सबसे ज्यादा संवैधानिक संस्थाएं और उनकी गरिमा इस समय दांव पे है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार से
और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वर्तमान सरकार ठीक ढंग से नियंत्रण नहीं कर पा रही है। जिन आशाओं को लेकर लोगों ने इनको वोट देकर सत्ता में लाया था 2019 में, बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज के हालात क्या है? आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आज चीजें इतनी ज्यादा महंगी है कि उनको खरीदने में आदमी को पसीना आ रहा है। पेट्रोल जिसकी कीमत उन्होंने कहा था कि हम 35 रुपए लीटर बेचेंगे, आज वो 110 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध है। तो ये सारी बातें हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है। तो बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी को चुनौती देने के लिए यही तो सवाल है कि चेहरा आपका कौन होगा 2024 के लिए? क्या डिसाइड किया है चेहरे का नहीं है। चित्रा जी, एक मिनट में आपको पीछे ले चलता हूँ। जब इमरजेंसी के बाद जब सारे राजनीतिक दल एक हुए थे, उस समय कोई चेहरा सामने नहीं था। हाँ। 1989 में जब वीपी सिंह साहब ने एक मोर्चा बनाया, उस समय भी कोई सामने लोग नहीं थे। ये हालात, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि परिस्थितियां मजबूर करती हैं कि कौन सा चेहरा सामने आए। आज ममता बनर्जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए मौका? आदरणीय ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में परास्त किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश ने उसको देखा है। तो एनसीपी को दीदी स्वीकार है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं होगा इसमें? मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी आपका चेहरा होगा 2024 के लिए विपक्षी दलों का, जिसमें एनसीपी शामिल रहेगी। चित्रा जी, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया, क्या बोलिए? आप फिर से पूछिएगा प्लीज। 2024 के लिए ममता बनर्जी चेहरा होंगी, एनसीपी इस बात को स्वीकार कर रही है और उसी चेहरे की बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग चुनौती देंगे, ये कह रहे हैं मुद्दा मैं ये कह रहा हूं कि हालात नेतृत्व को लेकर आएंगे सामने, और इसके लिए जितने भी लोग जो भी इस विचारधारा से के विपरीत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बंटवारे की जो और नफरत की जो राजनीति है, हाँ। उसके खिलाफ जो लोग हैं, उनके झूठ बोलने के खिलाफ जितने राजनीतिक दल हैं, लेकिन आपने जिन पुरानी सरकारों का जिक्र किया है कि गठबंधन देखिए किस तरह मजबूत सरकारों के खिलाफ होती रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी सरकारें रही जो किस तरह से चली गई और ज्यादा दिनों तक वो टिक नहीं पाई। लेकिन हाँ, उसके बाद की सरकारों ने जरूर कुछ कदम आगे बढ़ाए। संगीत रागी जी, देखिए एनसीपी इस बात को स्वीकार कर रही है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह का कमाल कर दिखाया है बंगाल में, उनका नेतृत्व स्वीकार है एनसीपी को, फिर तो मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। देखिए 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। अभी एनसीपी के पैनलिस्ट ने कहा कि देखिए जब इमरजेंसी के बाद की स्थिति थी तो कोई भी व्यक्तित्व नहीं था। ये गलत बात है, ये राजनीति का गलत आकलन है। उस समय एक जयप्रकाश नारायण के रूप में एक ऐसा व्यक्ति था और मोरारजी देसाई के रूप में भी एक ऐसे व्यक्ति थे, चरण सिंह थे, जिनकी दागदार छवि नहीं थी और राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक ध्रुव तारे की तरह थे। तो ये कहना कि आज के दिन में यदि उनकी तुलना करें तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष की नैतिकता के मापदंड पर रखें या उनकी क्रेडिबिलिटी का मापदंड रखें। किसी भी मापदंड पर विपक्ष में एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी राष्ट्रीय फलक पर उसकी एक राष्ट्रीय छवि हो। वीपी सिंह की बात करते हैं तो वीपी सिंह भी 1 साल तक पूरे देश में करप्शन के विरुद्ध के एक उनकी छवि उभर करके आई थी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि सारे देश के विश्वविद्यालयों में, कई विश्वविद्यालयों में वो गए, सारे राज्यों में गए, एक क्रूसेडर के तौर पर उनकी छवि बन करके उभर करके आई थी। और विपक्षी पार्टियों में जो आपस में भी सहमति नहीं थी, उनका भी वो नेता कहा जाता है कि लेफ्ट और राइट दोनों के वो सहमति से वहां पर आकर के खड़े हुए। अभी हम यदि देखते हैं, अभी वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं तो एक हालात होती है, क्या कोई भी किसी को नेता स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या शरद पवार जी ममता बनर्जी को तैयार हो जाएंगी नेता बनाने के लिए? क्या ममता बनर्जी जी शरद पवार को तैयार हो जाएंगी? एक 10 सेकंड मैं इसका विश्लेषण पूरा कर देता हूं। देखिए, आप देखेंगे, आप बहुत दिनों से आप राजनीति को परख रही हैं, जब भी कोई जीत करके प्रदेश में कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा होता है तो एक प्रकार का अगले दिन से टेलीविजन की और न्यूज मीडिया की एक विमर्श खड़ा हो जाती है। ये नरेंद्र मोदी को, ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा। आप याद कीजिए, जब अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के आए थे तो लगता क्या ये आप ही के चैनल पर एक बड़े पत्रकार हैं अंग्रेजी के, उन्होंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर के मेटल है। ठीक है ना, पता नहीं वो प्राइम मिनिस्टर के मेटल कहाँ गए, वो कौन सा धातु में पिघल करके खत्म हो गए साइकिल पे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, मायावती का उदय हुआ था, तब लोगों ने कहा ये प्राइम मिनिस्टर मेटल है। नीतीश कुमार जी जब बिहार की बागडोर उनके हाथों में आई, तब भी यही प्रकट किया गया कि वो शायद
फिर दक्षिण से जब चंद्रबाबू नायडू आए तो उनके बारे में भी कहा ये प्राइम मिनिस्टर मेटल है, लेकिन वे सारे के सारे लोग कहाँ हैं हमको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी ममता बनर्जी जी ने जो कहा है कि हम 2024 ये सब आपस में लड़ेंगे, लेकिन इनकी हालत अभी सही एक ने कहा इनकी बेन की हालत है। मैं आ सकता हूं कोई अपना कुएं से बाहर बड़ी बात आपने कही है मनोजीत मंडल, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी से पूछ लेती हूँ। समय दे दिया ब्रजमोहन जी, आप ये बताइए शरद पवार जी को ममता बनर्जी का चेहरा क्या स्वीकार है? सीधा सवाल उन्होंने पूछा है। बिल्कुल, क्यों नहीं। जो व्यक्ति इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे दलों को एक कर सकता है, उसके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पूरी तौर से खड़ा होगा। और आज अभी हमारे सामने मुद्दा ये नहीं है तो शरद पवार से टीके की जो मुलाकात हुई थी वो क्या ममता बनर्जी के कहने के बाद हुई थी? राजनीतिक विश्लेषण क्या हम इस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और मुझे अपना समर्थन दीजिए? ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, चित्रा जी अभी रागी साहब को बोलिए, बीच में ना बोले, क्योंकि इन्होंने सारे राजनीतिक जितना विश्लेषण किया है सारा की सारा तथ्य ही ने। एक तरफ ये कहते हैं कि उस समय कोई नेतृत्व नहीं था, 1977 में जब 3 नेता निकल के आए, क्या आज विपक्ष के पास 3 से ज्यादा नेता नहीं है? ये बीपी सिंह की बात करते हैं, अभी की 1 साल तक वो लगातार हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया, अभी 2024 आ गया, क्या अभी हमारे पास पूरा 3 साल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस पूरे मूवमेंट को चलाएगा, उस मूवमेंट के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस से कंधा मिलाकर काम उनको करेगा। स्वीकार है ममता बनर्जी, संगीत रागी जी, वो कह रहे हैं स्वीकार है हमें, क्यों नहीं स्वीकार होंगी? अगर वो एकजुट करती हैं विपक्ष को आगे लेकर बढ़ती हैं तो क्यों नहीं स्वीकार होंगी? जिस ममता बनर्जी ने जिस एक भी नेता नहीं है, एक भी नेता नहीं है जिसका गलतफहमी है। आप 2 से शरद पवार रागी साहब का भारतीय जनता पार्टी देश के 2 से 303 हो सकती है, तो बाकी के दल तो 2 से कई गुना ज्यादा है। ठीक है, कई गुना ज्यादा है। आप जब 2 से एक किस प्रकार के छत्रप की राजनीति उनकी कैसी आप मुझे एक बात बताइए, ये हमको आप एक बात बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आपको उपलब्धि बता सकते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी में आपसी द्वंद बचा हुआ है। आज योगी और मोदी में झगड़ा चल रहा है। अरे आज योगी और मोदी का झगड़ा है। येदियुरप्पा उधर जा रहे हैं, राजस्थान में आपकी पार्टी में सहमति नहीं है, मध्य प्रदेश में सहमति नहीं है। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करिए तो मैं से आगे निकलते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है ना, एनसीपी ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन क्षेत्रीय शत्रप मिलकर क्या वास्तव में हरा देंगे बीजेपी को, या कांग्रेस को भी लाना होगा? कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार होगा? क्योंकि आज ही ममता बनर्जी के इस मिशन दिल्ली में दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम की मौजूदगी रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी ये सवाल अहम हो जाता है। लेकिन मनोजीत मंडल जी बताइए, मिला है क्या कांग्रेस पार्टी से आश्वासन कि दीदी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? कुछ कहा गया ऐसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, आप सबको पता है। ये क्या नाम है, त्यागी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं लेकिन बीच में आ जाते हैं, स्टूडियो में ये लोग आते हैं, बाहर पेगासास आता है, हर हाल लोगों की घर में झांक के देखते हो। अरे देखिए आ गया फिर। अरे बात तो करने दो, यहाँ आ जाते हो, वो आप ही के समर्थक है ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी के नेता आप ही के समर्थक हैं, जिन्होंने कहा दीदी का नेतृत्व स्वीकार है। अभी से झगड़ा हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा? माफी चाहता हूँ, माफी। देखिए, सोनिया जी और ममता दी के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, और आज की नहीं है, जब से राजीव जी जिंदा तब से है, सबको पता है। और राजीव जी ममता दी को नेशनल स्टेज पे लेके आया था, ये भी सबको पता है। अरे ये बीजेपी का है, ये बीजेपी का है, एक बीजेपी का लोग कैसे आ जाते हैं बीच में? एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आप ही के पास आऊंगी। इनका आदत बन चुका है, स्टूडियो में ये डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, बाहर लोगों के घर में आ जाते हैं, फोन को हैक कर देते हैं। यहाँ है ये लोग प्रवक्ता और बाहर पिगासास, ये दोनों मिला के देश को तबाह कर दिया। अरे 60% से ज्यादा लोग आपसे खिलाफ है। इस देश की जनता जो है 61 से 62% लोग आपके खिलाफ है। और अभी आज के दिन में जिस तरह से आप इस देश को जहां पर ले जा चुके हो, चाहे कोविड हो, चाहे जो प्राइस राइज हो, पेट्रोल डीजल, हर जगह में आप नाकाम हो, हर जगह में आप फेलियर हो चुके हो। सौरभ सिकदर जी, यही है। देखिए, ममता बनर्जी आज जिस रूप में सामने आई हैं,
एक तो उनको कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैंने तो अपने मोबाइल पर प्लास्टर चढ़ा दिया है क्योंकि लोगों की जासूसी करोड़ों खर्च करके करती है बीजेपी, और इसी तरह का प्लास्टर लगाए जाने की उसके खिलाफ जरूरत है 2024 में। सौरभ जी देखिए ममता दीदी तो बहुत कुछ जानती है, तो उसका ज्ञान लेके मैं कोई प्रश्न नहीं कर सकता हूं, लेकिन साधारण ज्ञान से ये नहीं समझ में आता है कि प्लास्टर लगाने से हैकिंग कैसे रुकता है। दूसरी बात, सीरियस बात है, खेला होबे जरूर खेला वो कर रहा है। पता है क्या चीज से खेला कर रहा है? हमारे कार्यकर्ता के जान से खेला कर रहा है। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद और आज के दिन से, कल भी हमारे एक कार्यकर्ता का मर्डर हुआ है, 40 जाने चला गया है। तो विरोधी और विपक्षियों का आवाज दबाने का खेला वो कर रहा है और उसका जान लेने का, खून का होली का खेला कर रहा है। देखिए उनका नाम तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जब पार्टी बनाए थे तभी से उनका ख्वाब था कि वो ऑल इंडिया में उसका राज करेंगे। और आपको याद भी होगा मणिपुर में, मथुरा में बहुत जगह वो एक टाइम पे कैंडिडेट दिया था और निर्दलीय विधायक को अपना तृणमूल कांग्रेस में योगदान करवाते थे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मनोजीत जी अब कुछ आंकड़े लेकर आप ही के लिए आई हूँ। सौरभ सिकदर जी के भी सवालों का जवाब दीजिए। मैं आ रही हूँ बृजमोहन जी आपके पास भी, संगीत जी आपके पास, और बाकी दो मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। मनोजीत मंडल जी, ये बार बार शंखनाद कर देना, अपनी ताकत दिखाना, लच्छेदार शब्दों से बीजेपी पर हमला करना वो एक तरफ है। बंगाल की राजनीति में यकीनन ममता बनर्जी का शानदार प्रदर्शन रहा है, लेकिन जब इससे बाहर वो देश के लिए निकलती हैं तो मैं आपको बता देती हूं एक आंकड़े के जरिए। देखिए असम 2021 15 सीटों पर लड़ी, सभी पर जमानत जब्त हो गई टीएमसी की, 0.2% मिले। असम में 2016 का चुनाव 0 सीट हासिल की, होजो सीट पर 4.93% वोट मिले। त्रिपुरा 2018 चुनाव 24 सीटों पर लड़ी, एक पर भी नहीं जीती, 0.3% वोट। ओडिशा 2019 विधानसभा चुनाव 16 सीटों पर लड़ी, एक पर भी नहीं जीती, सभी सीटों पर हारी और 0.07% वोट। ये टीएमसी की परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी के भरोसे आप यहां पर दरअसल बड़ी चुनौती देने की कोशिश बीजेपी को कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें 2019 लोकसभा की, लोकसभा में देखिए टीएमसी का प्रदर्शन। असम में 0.4% वोट मिले, बिहार में खाता नहीं खुला, ओडिशा में खाता नहीं खुला, त्रिपुरा में 0.4% वोट, पश्चिम बंगाल में 22 सीटें जीती जरूर 43.7% वोट के साथ, लेकिन 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और जिसने शून्य से शुरुआत की थी वो सीधे 18 सीट पर जा पहुंची। झारखंड में 0.5% वोट, अंडमान निकोबार में 0.8% वोट, और ये पूरा का पूरा आंकड़ा मनोजीत मंडल, ये तो आईना दिखाने के लिए काफी है ना आप लोगों को। इन आंकड़ों के भरोसे बीजेपी जैसी पार्टी से आप लड़ने का दम भर रहे हैं। ये गलतफहमी मात्र रही है कि हम अकेले अपना बलबूते में बीजेपी को देश से हटाएंगे। यह देश की जनता की आवाज है, जो जहां पर शक्तिशाली है, जहां पर महाराष्ट्र में हमारा मित्रों बैठे हैं, सब बैठे हैं, कांग्रेस है, झारखंड में कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, केरला में है और तमिलनाडु में हमारा मित्र है। जो जहां पर शक्तिशाली है उनके ताकत पे हम लड़ेंगे। बंगाल में और ईस्ट में हम जाएंगे, बिल्कुल। त्रिपुरा में हमारा पार्टी था और वो पार्टी हम फिर से रचाएंगे। नहीं, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी मजबूत है, तो क्या कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ेगी, इस तरह का भरोसा मिला है आपको? देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ हम यहाँ लड़ चुका है इलेक्शन, और कांग्रेस पार्टी यहाँ दिखा है और अभी नहीं है। ये तो रियलिटी है, ये तो वास्तव है। अगर हम राजस्थान में हम क्यों जाए? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, वो लड़े। जो जगह जिसको हम कहते हैं ना, जो पेरीफेरीज है, नहीं, गांधी परिवार को डिस्टर्ब नहीं किया। मनोजीत मंडल, गांधी परिवार को ममता बनर्जी का चेहरा स्वीकार है क्या? आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं इतने आत्मविश्वास के साथ, ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है क्या कांग्रेस ने? ममता दी के साथ गांधी परिवार का ताल्लुकात आज से नहीं है, 40 साल से है। सबको पता है। और ये जो लीडरशिप तैयार होगा कंसेंसस के जरिए हम तैयार करेंगे। ये हम चाहते हैं कि ममता दी टेस्टेड है। बंगाल में कौन किसके खिलाफ कौन लड़ रहे थे? मोदी वर्सेस ममता थी, वहां तो कोई लीडर नहीं थे। हमने पूछा था, आप ही के चैनल में पूछा था, यहाँ पर मोदी वर्सेस ममता वर्सेस होम, तब तो ये लोग कह रहे थे हम यहाँ जनता। अब महत्वपूर्ण जवाब दिया ना आपने कि कांग्रेस पार्टी ने दीदी को जिताने के लिए 2021 का चुनाव ही नहीं लड़ा,
और ग्राउंड पर भी वही ये भी दिखा, हमारा चेहरा है। ग्राउंड पर भी वही दिखा। सत्य प्रकाश जी, हाँ, ये ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने हमको वोट किया है, लेफ्ट वालों ने हमको वोट किया है ये बंगाल में। तो फिर अलग चुनाव क्यों लड़ेंगे? लेफ्ट और कांग्रेस की पार्टियां साथ में लड़ लेती, आप बोलते जाओ ना। फिर जनता को दिखाने के लिए अलग चुनाव क्यों लड़ा? साथ में लड़ लेती मनोजीत मंडल जी। मनोजीत जी थोड़ा ये उन लोगों का, यहाँ का लोकल लीडरशिप का प्रॉब्लम है, यहाँ का लोकल लीडरशिप। ठीक है, लोकल लीडरशिप जल्दी से। ये बेहद हास्यास्पद है कि 20-20 और 15-15 क्षेत्रीय दल जो भी हैं वो अपने क्षेत्र में 15-20 सीट जीत के देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना जरूर देखते हैं। अगर कांग्रेस की बुरी स्थिति भी 44 सीट पर हुई तो वो भी राष्ट्रीय राजनीति से क्षेत्रीय राजनीति में आ जाएगी। ये प्रश्न बहुत बड़ा है। अगर 15 सीट जीत उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आ रहे हैं तो वो सपना देखे। हाँ सर, सपना तो आपके भी नेता ने देखा था ना सर, सपना तो उन्होंने भी देखा था। और 2014 में फिर क्या हुआ? जेडीयू 2 सीटों पर आ गई। हाँ, ऐसा सपना नहीं देखा। एक विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में कोई फैसला हुआ, वो फैसला अमल में आया, लेकिन 15-20 सीट सपना देखने में बुराई तो है नहीं ना। नेता देश का प्रधानमंत्री बने तो क्या वो सरकार चला लेगा? ना उसके पास कोई राष्ट्रीय नीति है। और रही बात की गठबंधन, इनका गठबंधन क्षेत्रीय दलों का गठबंधन विधानसभा चुनाव में होता नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है। अखिलेश यादव का बयान देख लीजिए कि वो किसी बड़ी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। तो ममता बनर्जी ने बंगाल में समझौता नहीं किया, और महाराष्ट्र में कौन किसके साथ समझौता कर किस तरह की सत्ता में आया है ये सबको पता है। तो राष्ट्रीय नीति जब ना हो तो राष्ट्रीय नेता नहीं होगा। देश नीतियों से चलता है। लोकतंत्र सहमति और नीति और राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय नेता नहीं होगा तो कैसे लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव ममता बनर्जी के नेतृत्व में? और आज बीजेपी की नीति क्या है चित्रा जी? झूठ बोलने की। सारा काम झूठ पे चल रहा है। ये तो आप कहेंगे ना कि झूठ बोल रहे हैं। से कोई नहीं मरा, गंगा में लाशें नहीं बही, सारा काम झूठ पे चल रहा है। आपकी विचारधारा क्या है? देश को झूठ बोलकर बरगलाने की। इसके अलावा आपके पास क्या है? जहां तक आप बात कह रहे हैं कि जब दो सीटें बीजेपी ने जीती थी लोकसभा में, उस समय आप बताइए दूसरों को झूठा समझते रहिए। ये आपका दिवस शब्द है, आप झूठ पालते रहिए। उस समय मैं कह रहा हूँ आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर आपको डर नहीं लग रहा, परेशानी नहीं है। लोकतंत्र में सबको सपना देखने का अधिकार है। लोकतंत्र में सबको प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने का अधिकार है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है। आप लोकतंत्र में सपना जरूर देखें प्रधानमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन आपकी कोई नहीं हो तो वो ट्रैक पे चलेगा नहीं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि आपकी गठबंधन की स्थिति वैसी है कि एक तराजू में 25 मेढक तो बैठ नहीं सकते। सारे विधायकों ने मोर्चा लिया है। उत्तराखंड में आपको हर 4 महीने में मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। बीजेपी तो इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति में। 2019 को छोड़ दीजिए, 2024 में क्या स्थिति बनेगी उसका आज हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आपके नेताओं पर भी ये तमाम बातें लागू होती हैं कि पहले बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं, उसके बाद पलटकर इधर आ जाते हैं। वो तो सबके ऊपर लागू होता है ना। लेकिन ये बताइए, दीदी ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि बंगाल मॉडल लागू होगा ना कि गुजरात। तो बंगाल मॉडल लागू होगा या फिर आप लोगों का महाराष्ट्र? कौन सा मॉडल देश के सामने प्रस्तुत करेंगे आप लोग? सारे मॉडलों का मिक्सचर होगा, आप चिंता ना करें। खिचड़ी बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत ताकतवर मोर्चा तैयार होगा। 1 to 1 होगा, खाली 2 ही होंगे, बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ। बाकी का कुछ नहीं होगा इसमें। और सारे राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो बेहतर नेतृत्व दे रहे हैं अपने अपने राज्यों में। आज महाराष्ट्र की सरकार जो बेहतर काम कर रही है उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकृति दी है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको माना है, हाईकोर्ट ने उसको माना है। ठीक है, यानी कि तमाम राज्यों को लेकर एक साथ सामने जाएंगे आप। जल्दी से राजीव राय जी आपके पास आते हुए, उसके बाद संगीत जी। राजीव राय जी, फिर अगर 2024 के लिए ममता बनर्जी इतनी प्रबल दावेदार दिखाई दे रही है, जिसको एनसीपी भी स्वीकार कर रही है, कांग्रेस से भी जैसा कि मनोजीत मंडल दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी उनके समर्थन में आकर खड़ी हो गई है, तो फिर समाजवादी पार्टी को यह कहने में दिक्कत क्यों हो रही है कि 24 के लिए दीदी हमारा चेहरा हो सकती है? चित्रा जी बता देता हूं, और उससे महत्वपूर्ण सवाल एक और है जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस जवाब के बिना आपके सवाल का जवाब संभव नहीं होगा। आदरणीय संगीत रागी जी विद्वान आदमी है। सिलेक्टिव एमेंशिया की बीमारी आपको हो सकती है, इसका मतलब थोड़े कि पूरे देश को। आपने बड़ा इतिहास प्रमाण सुना दिया। आदरणीय संगीत रागी जी, आपने 77 से सुनाया। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, 1971 में जब भूतो न भविष्यत पाकिस्तान के 2 टुकड़े जियो पोलिटिकल जो घटनाक्रम हुआ था, 2 टुकड़े कहा गया था।
आपसे मैं क्या आपको पूछा बताना है? चाहता हूँ आप 77 नहीं, चित्रा जी 77 से ठीक है, 71 में चला गया तो बुरा लग गया, अरे 77 वो तक तो ठीक था, राजनीतिक 5 साल विश्लेषक है, आपसे तो जाने सीधे स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे ना समाजवादी पार्टी के मंत्री। राजीव राय जी आप बताइए ना। जजमेंट में पास करिए, सुन लीजिए मेरे को। चित्रा जी मुझे सर फिर तो मुझे भी बहुत सारा इतिहास पता है, अगर मैं यहाँ इतिहास का बखान करने बैठ जाऊंगी। सर मेन अभी वर्तमान पे रहते हैं ना, आपने 2022 की बात की जा रहा था तो आपको तकलीफ नहीं थी? नहीं, सर वो किसी पार्टी से नहीं है ना, आप तो पार्टी से हैं, पार्टी की बात रखिए ना। 24 के लिए चेहरा ममता बनर्जी का क्या स्वीकार्य है समाजवादी पार्टी को? अरे मैं उसी पर जवाब देना चाहता हूँ ना, जब संगीत रागी 77 से कहानी सुना रहे थे तो कोई तकलीफ किसी को नहीं हुई, और मैं आईना दिखाने लगा तो सबको तकलीफ होने लगी। मैं ये कहना चाहता हूँ 24 में भारतीय जनता पार्टी का अहंकार लेट हुएगा, जैसे इंदिरा गांधी के बाद कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, 77 में आना पड़ा और फिर राजीव गांधी आए, मिस्टर क्लीन वो भी चले गए। वैसे ही 24 में ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी नीतियों को ऑक्सीजन से लेकर पेट्रोल डीजल बेरोजगारी और देश में जो आबरू के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है, देश को बेचने का काम हो रहा है, इसके साथ जनता खड़ी हो जाए। मनमोहन सिंह भी चेहरा नहीं थे, मनमोहन सिंह चेहरा नहीं थे। आप सेलेक्टिव सवाल उठाए और जवाब दे, कोई आईना दिखाए तो आप इतिहास की बात करने लगे। आपने एक बार नहीं पूछा, देश सुन रहा था जब 77 से लेकर राजीव गांधी और से मनमोहन सिंह से लेकर चंद्रशेखर और डीपी से सबकी बातें हो गई, और मैं सच दिखाने लगा तो तकलीफ शुरू हो गई। तो इस तकलीफ का जवाब जनता दे देगी 24 में, चिंता मत करिए। मनमोहन सिंह भी 2004 में चेहरा नहीं थे। और आगे एक और बात बता दूं, आप बता रहे थे ना अखिलेश यादव का, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग भारत उदय करा रहे थे और इतना ओवर कॉन्फिडेंस में अहंकार में थे कि 4.5 साल में चुनाव हो गया, लौट के नहीं आए। चिंता मत करिए, विपक्ष तो अलग है, आप सबसे पहले डूबेंगे अपने अहंकार से, अपने अत्याचार से और अपने राजनीतिक दुराचार से। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि देखिए 2004 में भी तो चेहरा कोई नहीं था, लेकिन बाद में किस तरह से सब एकजुट हो गए। देखिए दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो जो 16 अगस्त की जो ममता दीदी का जो आह्वान है खेला हो बे, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। 16 अगस्त 1946 में जिन्ना ने भी इसी प्रकार का एक कॉल दिया था, और आपको पता है कि कलकत्ता की सड़कों पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। क्या ममता उसी जिन्ना के साथ आप सरकार में थे बंगाल में, उसी बंगाल में उसी जिन्ना के पार्टी के साथ आप सरकार में थे? इनसे पूछना चाहिए। दूसरी बात, मैंने बार बार जोर दे करके कहा है कि आज के उस समय भारतीय राजनीति में कई ध्रुव तारा थे, एक नहीं थे। आप अटल जी को देख लीजिए, हेमंती नंदन बहुगुणा उस समय पार्टी से निकल करके। सर वक्त इतने की इजाजत देता है, माफी के साथ आप तमाम मेहमानों को हम रोकना चाहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है, ममता बनर्जी क्या वास्तव में विपक्ष का चेहरा बन पाएंगी? क्योंकि एकजुटता की कमी यहां पर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी खोलकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, एनसीपी नाम जरूर ले रही है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। इन सब के बीच सवाल यह है कि ममता बनर्जी का चेहरा क्या कांग्रेस पार्टी को स्वीकार होगा? अब आगे क्या होगा ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर।